हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी PET के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्तवंश और हर्षवर्धन पर आधारित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मिलकर बनाया गया है। यह वीडियो आपको काफ़ी यूपी ट्रिपल एस सी PET के पेपर में आपकी काफ़ी सहायता करेगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे। ऑप्शन है इसमें जयदेव, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी है बिल्हण। तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट। जो मैं आपको बाणभट्ट जी के बारे में बता दूं कि जो बाणभट्ट जी थे वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। इसके अलावा आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी के राजकवि कौन थे। तो वो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्रवरदाई, और जो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्मण सेन के जो दरबारी कवि थे वो थे जयदेव, और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में क्या है कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए है राजपूत, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है तुर्क, और ऑप्शन डी है मुगल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी राजपूत। यानी हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, जो संपूर्ण उसका साम्राज्य था वो छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया था, और जिनके अधिकांश राज्य के जो छोटे छोटे राज्य थे उनके शासक थे वो राजपूत जाति के थे। तो इसीलिए हर्ष की मृत्यु के बाद के जो शासन था उसे हम अंधे युग के रूप में भी मानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य के कितने ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। कि ऑप्शन है इसमें 930 ईस्वी, ऑप्शन बी 903, ऑप्शन सी 309, और ऑप्शन डी 390। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने जो गुप्त साम्राज्य को 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि चीनी यात्री इत सिंह कहाँ पर 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। जो चीनी यात्री था इत सिंह, उसने कहाँ रहकर जो 3 वर्ष कहाँ रहकर उसने संस्कृत सीखा था। तो इसके ऑप्शंस हैं ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है बोधगया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ताम्रलिप्ति। जो इत सिंह चीनी बौद्ध यात्री था वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, और यह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था, जिसने सुमात्रा और श्रीलंका को होते हुए ताम्रलिप्ति पहुंचा था, और यहाँ पर उसने 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था? ताम्रलिप्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रत्याहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। मैं आपको बता दूं हर्षवर्धन की ये अपने जो साम्राज्य की राजधानी बनाई थी वो थी कन्नौज, और कन्नौज क्या था, एक तरह का केंद्र बन गया था हर तरह की व्यापार का, कला का, हर तरह की व्यवस्था का केंद्र बन गया था। इसीलिए जो प्रत्याहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजा थे उन्होंने कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए हमारा हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन सी है हमारा ह्वेनसांग मतलब अशोक, और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो ह्वेनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। मैं आपको इसके बारे में एक कोई इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अभी अभी इंडियन एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या था, ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन आया था कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी अभी इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में अभी आया था
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो इसका आंसर था, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। इसीलिए आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है आपका अलबरूनी, ऑप्शन सी है ह्वेनसांग, ऑप्शन डी है फायान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने क्या किया था कि वो 627 से 643 ईस्वी तक भारत में 17 साल तक रहा था और उसने यहाँ पे अध्ययन किया था नालंदा में, और छात्र के रूप में पहले अध्ययन किया था, उसके बाद शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और शिक्षक और छात्र दोनों के रूप में रहा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ह्वेनसांग था वो नालंदा में छात्र के रूप में भी रहा और उसके बाद उसने शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य भी किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने किस में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? मैं आपको बता दूं कि जो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ था कि एक श्रीगुप्त थे, उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश के पतन के बाद उन्होंने एक शासन की स्थापना की थी। उस कौन सा शासन था? इसमें ऑप्शन सी है मगध। यानी जो 14वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो गुप्तों ने मगध के रूप में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था और इस शासन जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, यानी जो गुप्त वंश की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो हमें इसमें क्या करना है कि गलत जोड़ी का चयन करना है, और इसमें क्या है कि ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। वो तो हमें पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम आता है तो मौर्य वंश में है चंद्रगुप्त। और ऑप्शन बी है बिंबिसार जो कि गुप्त वंश से हैं, ये बताना है, ये गलत तो नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन सी है राजराजा चोल जो कि चोल वंश से संबंध थे, तो ये बताना है। कनिष्क कुषाण वंश से थे, ये बताना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है वी, यानी जो बिंबिसार थे वो गुप्त वंश से नहीं थे, वो एक हर्यक वंश से थे। किस वंश थे? हर्यक वंश से। ये याद रखने वाली बात है। चंद्रगुप्त थे वो मौर्य वंश से संबंध रखते थे, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंध रखते थे, और राजा चोल वंश से संबंध रखते थे, और कनिष्क कुषाण वंश से संबंध रखते थे। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी जो बिंबिसार है वो गुप्त वंश से संबंध नहीं रखते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी आईचेंग, ऑप्शन सी ली किस्यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फायान, यानी जो गुप्त काल के दौरान चीन यात्री कौन आया था? फायान आया था। और जो हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। चलिए हम थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और भी UPSSPT से रिलेटेड काफ़ी और भी कई वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर WhatsApp ग्रुप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।